शुरू करते हैं। अब जो आपके सामने है ये साइबर अपराध और सुरक्षा का ऑफिशियल पुलिस डॉसियर है। ये सिर्फ कोई आम किताब या पीडीएफ नहीं है, इसे अपना सबसे बड़ा अस्त्र समझिए। आज हम इस डॉसियर के अंदर की हर एक अहम जानकारी का बिल्कुल डेप्थ में विश्लेषण करेंगे। और हाँ, ऐसे शानदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे कि साइबर क्राइम का कोई भी सेक्शन आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो अब एक पुलिस वाले की तरह सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम इन डिजिटल अपराधियों की डार्क दुनिया में घुसने वाले हैं। आज का हमारा पूरा एजेंडा 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, हम समझेंगे साइबर स्पेस और उसके खतरों को। दूसरा, हम देखेंगे मालवेयर और उनसे बचाव के तरीके। और आखिरी तीसरा हिस्सा होगा कानूनी नियम और संस्थागत ढांचा, जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो है साइबर स्पेस और उसके खतरे। एक तरह से ये हमारी डिजिटल युद्ध भूमि है। सबसे पहला सवाल, आखिर ये साइबर स्पेस है क्या चीज़? इसकी परिभाषा एकदम साफ और सिंपल है। इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों को मिलाकर बना हुआ एक वर्चुअल यानी आभासी वातावरण। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसकी वैश्विक पहुंच, यानी इसकी ग्लोबल रीच। देखिए, नॉर्मल दुनिया में सरहदें होती हैं, लेकिन साइबर स्पेस में कोई बॉर्डर नहीं होता। एक अपराधी दुनिया के किसी भी अनजान कोने में बैठकर यहाँ से आराम से अटैक कर सकता है। हमारे रोजमर्रा की चीजें जैसे ई-कॉमर्स साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये पूरा का पूरा जंजाल ही साइबर स्पेस कहलाता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि नॉर्मल क्राइम यानी भौतिक अपराध और साइबर क्राइम में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ होता है भौतिक अपराध, जहाँ सीधा शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है या फिजिकली किसी की संपत्ति चुराई जाती है, जैसे किसी ने लाठी से किसी का सर फोड़ दिया या हथौड़े से किसी घर का ताला तोड़ दिया। दूसरी तरफ साइबर क्राइम में ताला हथौड़े या लोहे की रड से नहीं टूटता, बल्कि इंटरनेट और नेटवर्क का उपयोग करके तोड़ा जाता है। ये सारी अवैध और इल्लीगल गतिविधियां हमारी मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन के बिल्कुल पीछे से अंजाम दी जाती हैं। और यही इसका सबसे मुख्य अंतर है, जो आपको अपनी परीक्षा के लिए स्ट्रिक्टली याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक अपराध में हथियार, चाकू, डंडा या बंदूक होती है, लेकिन साइबर क्राइम में सबसे बड़ा कैच ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, खासकर आपका इंटरनेट और कंप्यूटर, दोनों चीजें होती हैं। समझ रहे हैं? ये हथियार भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हमला किया जाता है, और ये लक्ष्य यानी टारगेट भी हैं जिन पर हमला होता है। इस छोटे से पॉइंट को अपने दिमाग में अभी लॉक कर लीजिए, एग्जामिनर यहीं पर घुमाता है। आइए अब देखते हैं इस डिजिटल युद्ध भूमि के सबसे बड़े खतरे आखिर हैं कौन-कौन से। पहला है हैकिंग। ये वर्ड सबने सुना होगा, यानी बिना अनुमति किसी के सिस्टम में जबरदस्ती घुसना। दूसरा है फिशिंग और विशिंग। फिशिंग का मतलब होता है नकली ईमेल भेजकर किसी को फंसाना, जैसे मछली को चारा डालना। और अब सुनिए विशिंग को याद रखने की ट्रिक। विशिंग स्टार्ट होता है वी से, और वी से होता है वॉइस। तो जब आपको फर्जी फोन कॉल आते हैं कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, अपना ओटीपी दीजिए, उसे विशिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें वॉइस का यूज हुआ है। और तीसरा खतरा है वेब हाईजैकिंग, जिसमें किसी दूसरे की वेबसाइट पर बलपूर्वक फोर्स के साथ कब्जा कर लिया जाता है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के बीच का अंतर। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, बुलिंग का सीधा सा मतलब है इंटरनेट पर किसी को डराना या परेशान करना। ये अक्सर एक बार या सिर्फ कुछ ही बार की घटना होती है, जैसे किसी ने गुस्से में किसी की फोटो पर कोई गंदा कमेंट कर दिया। लेकिन स्टॉकिंग बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। स्टॉकिंग एक बहुत गंभीर और लगातार होने वाली गतिविधि है, जिसमें एकदम कदम दर कदम सामने वाले पर नजर रखी जाती है। इस डेफिनेशन को तो एकदम घोलकर पी जाना चाहिए आप सबको। साइबर स्टॉकिंग, आपके क्वेश्चन पेपर में जहां भी ये शब्द दिख जाए, लगातार, निरंतर, टारगेटेड या बार बार, तुरंत समझ लीजिए कि वहां स्टॉकिंग की बात हो रही है। एक व्यक्ति को लगातार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक करना, ऑनलाइन उसका पीछा करना और उसको अनचाहे मैसेजेस भेजते रहना। एग्जाम में सबसे बड़ी ट्रिक यही है। अगर सवाल में कंटिन्यूअस या निरंतर शब्द दिखे तो सीधा साइबर स्टॉकिंग पर टिक मारना है, बिना कुछ सोचें। तो इसके साथ हम आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मैलवेयर और उनसे बचाव, यानी हमारे डिजिटल आक्रमण और उनके खिलाफ हमारी ढाल। सबसे पहले समझते हैं मैलवेयर क्या बला है। मैलवेयर शब्द ही बना है मलिशियस सॉफ्टवेयर से, यानी ऐसा गंदा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है। इसके 3 मुख्य रूप होते हैं जो एग्जाम में आते हैं।
पहला है वायरस, जो बिल्कुल इंसानी बीमारी की तरह अपनी कॉपी बनाता है और डेटा को करप्ट कर देता है। दूसरा है वर्म। ट्रिक याद रखिए, वर्म यानी कीड़ा। ये कीड़ा विगल करता है और नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वतः यानी ऑटोमेटिकली फैलता जाता है। इसको आपकी जरूरत नहीं होती। और तीसरा और सबसे खतरनाक, ट्रोजन हॉर्स। ये लकड़ी के खिलौने जैसा दिखता है, यानी बाहर से आपको लगेगा कि ये बहुत काम का और सेफ सॉफ्टवेयर है, पर अंदर से ये एक धोखेबाज है जो इंस्टॉल होते ही सिस्टम को तबाह कर देता है। अब बात करते हैं डिजिटल जासूसों की। स्पाईवेयर वो खतरा है जो चुपके से आपके सिस्टम में बैठकर जानकारी चुराता है। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला, की लॉगर। इसका नाम ही इसका काम बता रहा है। जो भी कीज आप अपने कीबोर्ड पर दबाएंगे, जैसे अपना बैंक पासवर्ड या पिन, ये उसको चुपके से स्कैन करके सेव कर लेगा। दूसरा, स्क्रीन स्क्रैपर। ये बिल्कुल सीसीटीवी की तरह काम करता है। ये आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट ले लेता है, खासकर उस वक्त जब आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे होते हैं। और तीसरा, ट्रैकिंग कुकीज। ये इंटरनेट पर आपकी ब्राउजर की आदत और सर्च हिस्ट्री पर कंटिन्यूसली नजर रखती हैं। ये जो अगला विषय हम देख रहे हैं, ये परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए, हाई लेवल थ्रेट्स। इसमें पहला नाम है रैंसमवेयर का। रैंसम शब्द का मतलब ही होता है फिरौती मांगना। ये आके आपके सिस्टम के पूरे डेटा को लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, और फिर उसे खोलने के बदले आपसे पैसे या क्रिप्टो मांगता है। और दूसरा खतरनाक थ्रेट है रूटकिट। रूटकिट एक छुपा हुआ दुश्मन है जो सिस्टम में एक बैकडोर यानी पिछला दरवाजा बना देता है। इससे होता क्या है कि हैकर जब चाहे बाद में बड़ी आसानी से बिना पासवर्ड के आपके सिस्टम में वापस अंदर आ सकता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये सब बीमारियां हमारे सिस्टम में आती कहाँ से हैं? तो देखिए, इसके 4 मुख्य रास्ते हैं। पहला, संक्रमित यूएसबी, यानी किसी दोस्त की इन्फेक्टेड पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाना। दूसरा, ईमेल अटैचमेंट्स, किसी बिल्कुल अनजान ईमेल से आए हुए किसी लिंक या पीडीएफ पर क्लिक कर देना। तीसरा, दुर्भावनापूर्ण या मलिशियस वेबसाइट से बिना सोचे समझे फ्री के चक्कर में अनशनाप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। और चौथा, P2P नेटवर्क्स, जिसमें बिना किसी मुख्य सर्वर के डायरेक्ट लोग एक दूसरे से फाइल शेयर करते हैं। टॉरेंट जैसी चीजों पर वायरस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब हिस्ट्री के कुछ डायरेक्ट एग्जाम वाले फैक्ट्स देखते हैं। ये बहुत पूछा जाता है और इन्हें याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक भी है मेरे पास। दुनिया का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क पर फैला, उसका नाम था क्रीपर। याद रखिए, ये रेंगता हुआ आया था नेटवर्क पर। दूसरा, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ट्रिक सुनिए, भारत के लोगों के पास ब्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो अपने देश के पहले वायरस का नाम ही था ब्रेन। आसान है ना? और तीसरा फैक्ट, साल 2000 का सबसे विनाशकारी वायरस कौन सा था? उसका नाम था आई लव यू। इसने उस वक्त पूरी दुनिया में ईमेल के जरिए तबाही मचा दी थी। ये तीनों हिस्टोरिकल नाम हमेशा आपकी टिप्स पर होने चाहिए। खतरे तो हमने देख लिए, अब इन हमलों से बचें कैसे? इन 2 रक्षा प्रणालियों को आप एक किले की तरह समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। एक तरफ है फायरवॉल। इसे आप किले की बाहरी ईंट की दीवार समझिए। ये बाहर से आने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को छानने का काम करती है और शुरुआत में ही हैकर्स को बाहर रोक देती है। और दूसरा है एंटीवायरस। इसे आप उस किले के अंदर हथियार लेकर घूमने वाला गार्ड समझ लीजिए। अगर कोई वायरस फायरवॉल से बचकर अंदर घुस भी गया तो ये एंटीवायरस उसे अंदर खोजता है और वहीं नष्ट कर देता है। दोनों का रोल एकदम अलग है और दोनों ही सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, कल को पुलिस की नौकरी में आने के बाद आम लोगों को जागरूक करना भी आपकी एक मुख्य जिम्मेदारी होने वाली है। इसीलिए रोकथाम के उपाय समझना और लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हमेशा सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी रेलवे स्टेशन या कैफे के फ्री वाईफाई पर गलती से भी बैंकिंग नहीं करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने चाहिए, 1 2 3 4 5 वाले नहीं। और सभी सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखने चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपके या किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करना चाहिए। साइबर फ्रॉड में यही सबसे पहला एक्शन यानी फर्स्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। 3, कानूनी नियम और ढांचा। ये इस सेशन का सबसे कोर पार्ट है, संस्थागत और कानूनी पहलू, जहां से स्ट्रेट कानूनी सवाल उठते हैं। आईटी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसे हमारा लीगल आर्सेनल या वैधानिक शस्त्रागार कहा जा सकता है। जब देश में साइबर दुनिया में अपराध तेजी से बढ़ने लगे, तब ये आईटी एक्ट लाया गया था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसने सबसे बड़ा काम क्या किया था? इसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी थी।
यानी आसान शब्दों में अब हर जगह पेपर या कागज की जरूरत नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और आपके डिजिटल सिग्नेचर भी कोर्ट में पूरी तरह मान्य और सबूत माने जाएंगे। अब आपके सामने जो समय रेखा यानी टाइमलाइन है, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जानी चाहिए। डेट्स बहुत पूछी जाती हैं। 9 जून 2000 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ध्यान रखिए, मंजूरी मिली थी, लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। ये 17 अक्टूबर वाली डेट तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिकली डायमंड है। और इसके बाद इसमें सबसे बड़ा संशोधन यानी मेजर अमेंडमेंट कब हुआ? वो साल 2008 में हुआ, जो कि 2009 में लागू हुआ था, जिसमें साइबर अपराधों से जुड़े कई नए और कड़े दंडे जोड़े गए थे। इन तीनों माइलस्टोन्स को अच्छे से याद कर लीजिए। और अब बात आती है उन धाराओं की जो फील्ड ड्यूटी में आपके सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आएंगी। ये आईटी एक्ट की वो धाराएं हैं जो एक कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक सबको पता होनी ही चाहिए। इन धाराओं को याद करने की ऐसी मजेदार ट्रिक हम डिस्कस करेंगे जो आपको लाइफ में ने कभी भूलने नहीं देगी। चलिए ट्रिक देखते हैं। धारा 66 ई। इसमें ई से आप याद रखिए आइंग, यानी किसी को बुरी तरह घूरना या देखना। मतलब किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करना, बिना अनुमति किसी की प्राइवेट फोटो खींचना। सिंपल। अब धारा 66 एफ। इसमें एफ से याद रखिए फ्राइट, यानी डराना या खौफ पैदा करना, जिसका मतलब हुआ साइबर टेररिज्म या आतंकवाद। और याद रखिए, इसमें आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। ये आईटी एक्ट की सबसे सख्त धारा है। अगली है धारा 66 ए। इसे 2015 के फेमस श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करके पूरी तरह खत्म कर दिया था। और आखिरी है धारा 78। ये इन्वेस्टिगेशन रैंक से जुड़ी है। ये धारा सीधे तौर पर कहती है कि आईटी एक्ट के मामलों की जांच कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही करेगा, उससे नीचे का रैंक का अधिकारी नहीं। इस टेबल को तो आपको बिल्कुल रट लेना है। हम अपने मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आइए देखते हैं हमारा संस्थागत ढांचा। अगर सवाल आए कि भारत की मुख्य नेशनल साइबर एजेंसी कौन सी है, तो जवाब होगा सर्टेन। यूपी में प्रथम साइबर स्टेशन सबसे पहले कहाँ खुले थे? लखनऊ और नोएडा में। हालांकि आजकल ये यूपी के लगभग हर जिले में खुल चुके हैं और आपको फक्र होना चाहिए कि यूपी पहला राज्य है जिसने देश में ऐसा किया है। लेकिन अब आती है इस चैप्टर की और एग्जाम की सबसे बड़ी ट्रैप। एक नाम आएगा बुदापेस्ट कॉन्वेंशन। ये साइबर अपराध को रोकने पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पर धोखे में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। भारत इस बुदापेस्ट कॉन्वेंशन का सदस्य नहीं है। एग्जामिनर घुमाने के लिए यही पूछेगा और आपको वहां फंसना नहीं है। तो मेरे भविष्य के कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स, आज का हमारा ये रैपिड फायर मास्टर क्लास यहीं पर खत्म होता है।